हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डीके पे। और आज हम लोग देखेंगे 19 जून का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी न्यूज़ आप देखेंगे वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर प्रश्न में विद प्रूफ देख भी सकते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है, यह किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। और अभी नेपाल और उत्तरी बिहार की गंडक नदी में शुरुआती मानसून बारिश के कारण कई गांव में बाढ़ आ गया है और जिसके कारण यह अभी चर्चा में है। गंडक नदी का जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय से हुआ है और यह नदी पटना के पास सोनपुर में आकर गंगा से मिल जाता है। नंबर 2, हाल ही में महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम किसने दिया था? तो पाक के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें यह नाम दिया था। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान द्वारा दिया गया और यह नाम पाकिस्तान के लाहौर में 200 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान के अब्दुल खलीक को हराने के कारण दिया गया था। और उस समय खलीक को एशिया का सबसे तेज़ धावक माना जाता था, जिसने 1958 के एशियाई खेलों में 100 मीटर का स्वर्ण पदक जीता था। मिल्खा सिंह पहले ऐसे भारतीय एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था और वे 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेलबर्न 1956, रोम 1960 तथा टोक्यो ओलंपिक 1964 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भाग लिया। इन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नंबर 3, केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंजूरी मिलते ही इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और यह परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह पांडुचेरी और कराईकेला में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने पांडुचेरी और कराईकेला में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पांडुचेरी की मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी से विपक्ष के जो नेता हैं आर शिवा ने पांडुचेरी और कराईकेला के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना का विरोध करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि हाइड्रोकार्बन की खोज से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होगी और मछुआरा कृषक समुदाय की जो आजीविका है वो प्रभावित होगी। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 4, हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ किस सेक्टर में लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी सोलर एनर्जी सेक्टर में यह समझौता किया गया है। हाल ही में भारत 100 मिलियन का ऋण श्रीलंका की सरकार को सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए देगा और यह ऋण 20 वर्ष के लिए दिया जाएगा, जिस पर 1.75% का ब्याज लगेगा। और यह समझौता हस्ताक्षर श्रीलंका सरकार तथा एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बीच किया गया है। एक्जिम बैंक एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स विशेष वित्तीय संस्थान है जिसे भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना उसके एक अधिनियम आया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट सितंबर 1981 में पास किया गया और इसका स्थापना 1982 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ डेविड रस्क्यूना है अभी। नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो अभी गुजरात में इसकी स्थापना के लिए हस्ताक्षर किया गया एक ज्ञापन पर। और हाल ही में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के बीच MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत की मैरीटाइम का जो विरासत है उसको विकसित करने के लिए और उसकी विविधता को इंटरनेशनल टूरिस्ट को दिखाने के उद्देश्य से इसे विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, मैरीटाइम हेरिटेज बेस्ड थीम पार्क, मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा नेचर कंजर्वेशन पार्क बनाया जाएगा। यह गुजरात में शुरू किया जाएगा। इसका जो स्थापना विकास करने का कार्य है और ये गुजरात के लोथल में इसे विकसित किया जाएगा। गुजरात का राजधानी कहाँ? गांधीनगर में है। इनके गुजरात के CM कौन है? तो विजय रूपानी है। नंबर 6,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो ये 276 करोड़ रुपया है। और यह ट्रेनिंग प्रोग्राम देश के 26 राज्य में 11 ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोविड-19 क्रैश कोर्स प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण अगला कदम है जो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में कारगर है। इस प्रोग्राम के तहत पूरे भारत के 1 लाख से अधिक कोविड वॉरियर को तैयार किया जाएगा, जो 2-3 माह के अंदर ही ये पूरा कार्यक्रम को मतलब कि ये कोविड वॉरियर को तैयार किया जाएगा। यह प्रोग्राम को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 स्पेशल प्रोग्राम के तहत डिज़ाइन किया गया है। यह प्रोग्राम से स्किल्ड नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स को तैयार किया जाएगा, जिससे वर्तमान तथा भविष्य में हेल्थ सेक्टर में मैन पावर को फिल किया जा सके और प्रॉब्लम ना हो आगे, इसीलिए इसे ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया है। नंबर 7, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जारी किया है? तो अभी गृह मंत्रालय ने जारी किया है। हाल ही में गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 155260, जिसे लॉन्च किया गया है। क्यों? तो साइबर फ्रॉड के कारण हुए वित्तीय हानि से बचाने के लिए यह एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे स्टेट के पुलिस द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल 7 राज्य में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। नंबर 8, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में हारने के बाद विंबलडन टूर्नामेंट से नाम को वापस ले लिया है। और ओसाका किस देश की खिलाड़ी है? तो यह जापान की खिलाड़ी है। और विश्व की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी ओसाका ने अवसाद तथा चिंता के जैसे परेशानियों का हवाला देते हुए फ्रेंच ओपन तथा विंबलडन टूर्नामेंट से नाम को वापस ले लिया है। हालांकि यह जापानी स्टार के टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने का उम्मीद है, इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने यह दोनों टूर्नामेंट से नाम को वापस लिया है। नंबर 9, भारत के नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास यूनेव 4 कहाँ शुरू किया गया है? यूनेव 4 कहाँ शुरू किया गया है? तो यह अभी अदान की खाड़ी में शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास यूनेव 4 अदान की खाड़ी में शुरू हुआ है और यह 18 से 19 जून को अभ्यास यह किया गया, जिसमें 4 नौसेनाओं ने कुल 5 युद्धपोत हिस्सा लिए। 4 नौसेना के 5 युद्धपोत हिस्सा लिए हैं। इस अभ्यास में भारत, इटली, स्पेन, फ्रांस के युद्धपोत शामिल हुए। नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए यूएन महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी एंटोनियो गुटेरेस को फिर से नियुक्त किया गया है यूएन के महासचिव के रूप में। तो यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 1 जनवरी 2022 में शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए यूएन महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया है। सुरक्षा परिषद ने के सर्वसम्मति से उनका नाम की सिफारिश किया गया था। गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक समाप्त होगा। इनका 5 साल का कार्यकाल होगा। नंबर 11, शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैर के निशान कहाँ खोजे गए हैं? तो यह अभी कैंट, यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया है। शोधकर्ताओं के द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैर के निशान कैंट, यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया है। ये निशान 110 मिलियन वर्ष पहले यूके में पाए जाने वाले अंतिम डायनासोरों का हो सकता है और ये पैरों के निशान यूके के बंदरगाह शहर केंट में चट्टानों में पाया गया है और जिसे जीवाश्म से खोजा गया है। नंबर 12, पुणे स्थित कंपनी ने इको फ्रेंडली हैंड सैनिटाइज़र विकसित किया है जो वायरस के लिए काफ़ी प्रभावी है। उसका नाम तो वाइनोवेट बायो सॉल्यूशन ने यह खोजा है। स्टार्टअप्स का नाम वाइनोवेट बायो सॉल्यूशन है और वाइनोवेट बायो सॉल्यूशन
ने जो पुणे स्थित एक स्टार्टअप है इको फ्रेंडली सैनिटाइजर विकसित किया है जो लंबे समय तक वायरस तक पर प्रभावी होगा और इसका बार बार उपयोग नहीं करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि वाइनोवेट बायो सॉल्यूशन ने चांदी के नैनो पार्टिकल्स की मदद से अल्कोहल फ्री, वाटर बेस्ड, नॉन फ्लेमेबल मतलब कम ज्वलनशील तथा नॉन टॉक्सिक हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है। और वाइनोवेट बायो सॉल्यूशन जो है वो उसके सह संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर अनुपमा इंजीनियर हैं। नंबर 13, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अभी इब्राहिम रईसी अभी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये ईरान के कट्टरपंथी नेता तथा न्यायपालिका प्रमुख हैं। इन्होंने मोहसिन रियाज को भारी मतों से हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया और इब्राहिम रईसी उदारवादी नेता हसन रूहानी का जगह लेंगे। नंबर 14, हाल ही में किस विभाग के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों के लिए स्पेशल कॉल जारी किया गया है, तो अभी जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह जारी किया गया है। और जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्पेशल कॉल जारी किया है। उद्देश्य क्या है ये जारी करने का, तो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र के किसान हैं उन्हें उनके स्थानीय समस्याओं को समझना, उन समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान प्रदान करना। और यह विशेष सुविधा DBT के कार्यक्रम बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क बायोटेक किसान के हिस्से के रूप में प्रदान किया जा रहा है। बायोटेक किसान क्या है, तो बायोटेक किसान कृषि नवाचार के लिए 2017 में शुरू किया गया एक योजना है जिसे किसान को न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और यह 115 कृषि जलवायु क्षेत्र में 146 बायोटेक किसान हब स्थापित किया जा चुका है अभी तक। और DBT क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये एक विभाग है। नंबर 15, हाल ही में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट का पहले अश्वेत जज किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी मोहम्मद जमाल को नियुक्त किया गया है। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतीय मूल के मोहम्मद जमाल को जज के रूप में नामित किया है। जमाल 1981 में अपने परिवार के साथ कनाडा गए और कानून की पढ़ाई किए और जस्टिस जमाल का जन्म 1967 में नरेबी में हुआ था। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।